So I will start my session today with first revision of what we had done in the previous three lectures, and then I will discuss the worksheet, and today I'll explain you some terms also. Okay, now all of you please pay attention to this. Now all of you know that the purpose of accounts is to know the true financial position of the business. But to know the true financial position of the business, we have to first of all start recording the transactions. So our first step is to record the transaction. Now, transactions is the beginning of our subject accounts. So transactions are divided into two parts. One is economic and other is non-economic. Now, what are economic transactions? Economic transactions are those transactions which are related to money. Economic transactions are those transactions when there is an act of exchange. Exchange क्या हो रहा है? Goods, services, with money. Now, non-economic transaction क्या है? Which are not related with money, या फिर जहां पे we are not able to establish an exchange, जहां पे give and take होता नहीं है. For example, many students have made a mistake in this, so please pay attention. Place an order of rupees 10,000. नाउ अगर ऑर्डर प्लेस किया है 10,000 रुपए का, मैंने फोन किया और मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया कि ये 10,000 रुपए का सामान मुझे भेज देना, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर. इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और मनी. इज दिस क्लियर? तो नॉन इकोनॉमिक का वन एग्जांपल इज प्लेस्ड एन ऑर्डर. यानी कोई भी ट्रांजैक्शन में तुम्हें ये वर्ड दिखे ऑर्डर, तो बराबर उसको पढ़ना कि क्या दिया है. देन सैंक्शन और लोन. सैंक्शन और लोन यानी लोन अप्रूव करना. बैंक ने लोन अप्रूव किया या बैंक ने ओवरड्राफ्ट अप्रूव किया, तो यहाँ पे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है. बैंक सिर्फ कह रहा है, कमिट कर रहा है कि हाँ हम तुम्हें इतने का लोन देंगे, इतने का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे. इज दिस क्लियर? अपॉइंटेड अ पर्सन. तो किसी पर्सन को अपॉइंट किया तो अभी उसने कुछ काम हम चालू नहीं किया है, तो ना मेरा कुछ खर्चा हुआ है ना मेरा कोई कमिटमेंट है. तो दे आर ऑल नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. डिसाइडेड टू इंक्रीज सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय. अब डिसाइड किया है, अभी तक सैलरी इंक्रीज किया नहीं है. इज दिस क्लियर? तो ये सब एग्जांपल्स हैं ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं है? ओके. नाउ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में हमने लास्ट सेशन में क्या देखा? हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में देखा दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज कैश and other is credit. Now, what is credit transaction? अब ये पहले हमें समझना है कि credit transaction यानी हमने कुछ भी खरीदा या बेचा पर immediate exchange of cash हुआ नहीं. So cash transaction क्या है? Cash transaction ये है
जहां पे वन ऑफ द इफेक्ट इज कैश कम्स इन और वन ऑफ द इफेक्ट इज कैश गोज आउट, तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है उसमें ऐसा हो रहा है कि हमने सामान खरीदा, सामान बेचा, पर इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ कैश हुआ नहीं। That is known as a credit transaction. Now the question comes कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? सो ध्यान दो, अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट है ना, ओके, फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 to Ajay for cash. Sold goods of ₹10,000 to Ajay for cash. Now tell me, ये जो हमने ट्रांजैक्शन लिखा है वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको रॉन्ग किया था क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है कैश। नाउ तुम जब तुम्हारे घर से निकलते हो कुछ भी खरीदने के लिए कैश लेके, तो तुम जहां पे भी जाते हो, प्रोविजन स्टोर गए, दवाई की दुकान में गए, अमूल पार्लर गए, पेट्रोल पंप गए, कोई फरसान की दुकान में गए, कोई रेस्टोरेंट में गए, कोई फूड आउटलेट में गए, वहां पे तुमने पैसा दिया, सामान लिया, पैसा दिया, सर्विसेज लिया, तो कहीं पे भी कोई तुम्हें तुम्हारा नाम पूछता है, उसको तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट है क्या? वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम्हारा नाम लिखेगा कि आटला पैसा बाकी है? नहीं। अगर वो तुम्हें पहचानता है तो उसको तुम्हारा नाम पता है, पर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन हुआ है वो कैश में हुआ है, तो किसी का भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ये सबको? ना यहां पे टू इफेक्ट्स क्या आएगा, ध्यान दो प्लीज। यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू अजय फॉर कैश, so you have to first imagine what is happening. We are selling goods to a person and that person is giving us cash. हमें उसका नाम लिखना नहीं है क्योंकि सामान दिया, पैसा मिल गया। So effect A is what comes in. We say cash comes in. And effect B is what goes out. Goods goes out. You may write all these things once again. All of you understood this? Any doubt in this? Okay. Now मैं इसको modify कर, किसी को doubt है? हाँ सर, वो इसमें अगर कैश दे दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन में नाम लिखने की जरूरत नहीं होती ना? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नाम नहीं आएगा। तो सर वो वीडियो में ये 10th जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम पुलिन ₹5,000, तो सर उसमें बी में हु इज गिवन लिखवाया था वीडियो में। वेरी गुड क्वेश्चन थी, क्योंकि सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोल्ड गुड्स टू पुलिन था ना उसका पहले का ट्रांजैक्शन। हाँ, ट्रांजैक्शन से पहले का ट्रांजैक्शन क्या था? लेट्स सी दैट ट्रांजैक्शन। वेट, आई विल गो टू दैट ट्रांजैक्शन, ओके? Now 9 ट्रांजैक्शन क्या था हमारा? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू पुलिन।
तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? सबसे पहले क्या? क्रेडिट मोबाइल के स्क्रीन में से बाहर निकल के लाफा मारूंगा। पढ़े बिगेन आंसर, कैश है या क्रेडिट है? क्रेडिट हमें ये पता कैसे चला कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्योंकि नाम दिया है पर कोई भी डिटेल दिया नहीं है कि पैसा मिला या नहीं मिला। इज दिस क्लियर? नो डिटेल्स ऑफ रिसीप्ट इज गिवन but name is given, so we have to record the name now in our books of accounts. So यहाँ पे sold goods, तो पहला इफेक्ट तो तुम इजीली बना सकते हो, sold goods बेचा, तो इफेक्ट भी always what goes out, ये तो हमें पता ही है, what goes out, तो goods goes out, अंडरलाइन। नाउ ये गुड्स हमने बेचा, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, गुड्स बेचा पर सामने वाले ने पुलिन ने पैसा नहीं दिया, तो अब हमें पुलिन से पैसा लेना है, तो हमें पुलिन का नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पुलिन कौन है? पुलिन वो है जिसको हमने सामान हाथ में दिया। तो हु इज पुलिन? So we say who is the receiver? तो रिसीवर कौन है? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में हिट होना चाहिए। पुलिन इज द रिसीवर, अंडरलाइन पुलिन। All of you understood this? Now, yes sir. Okay. Now, Tithi. Yes sir. If you are selling goods to Pulin, માની લે તારી દુકાનમાં આ પુલિન આવ્યો અને તે એને સામાન વેચ્યો, તો now you are selling goods on credit, તો તું તારી ડાયરીમાં ક્યાંક લખીશ ને કે પુલિન આગળથી ₹10,000 લેવાના છે, એવું લખીશ કે નહીં લખે? લખીશ સર. એટલે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં એનું નામ લખીશ કે નહીં લખે? લખવાનું, બરાબર છે। હવે ધ્યાન દે, હવે વી ગો ટુ, એક જ સેકન્ડ, જસ્ટ હોલ્ડ ઓન, થોડું નેટવર્ક ઇશ્યુ છે, હોલ્ડ ઓન। નાઉ હવે તે તારા બુક્સમાં લખી દીધું કે પુલિન, જસ્ટ અ મિનિટ, you write the date when you sold the goods to Pulin, you write the name of the item what you sold or the bill number, and you write the amount 10,000. Now dhyan apjo please, go to the 10th one. Now in 10, received cash from Pulin. Now when you say received cash from Pulin, Tithi, yes sir. and others, now ये पुलिन आया अब तुम्हारे पास और उसने तुम्हें 5,000 रुपीज दिया, तो ये नाम के सामने तुम 5,000 लिखोगे कि नहीं कि तुम्हें मिल गया? Yes. तो फिर से उसका नाम लिखना पड़ेगा, माइनस रिसीव्ड फ्रॉम पुलिन ₹5,000। तो यहाँ पे ये प्रीवियस क्रेडिट था, उसका पैसा अभी हमें मिल रहा है, तो हमें वो इंसान का नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं बुक्स में जिसने हमें पैसा दिया? नहीं तो हमें याद कैसे रहेगा? अगर हमने उसका नाम फिर से नहीं लिखा तो हो सकता है हम तो उसको 10 दिन बाद फोन करेंगे कि पुलिन लाओ भाई तेरा रुपया 10,000, तो पुलिन विल से 5,000 तो मैंने दिया था उस दिन तुम्हें दी थी, पता चला तुम्हें? Yes. तो यहाँ पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम पुलिन में रिसीव्ड कैश, सो इफेक्ट ए
what comes in? Cash. Cash comes. Now cash मिला, पर क्यों मिल रहा है हमें कैश? भाई कौन दे रहा है, उसका नाम तो लिखना पड़ेगा ना. Who is the giver? Who is the giver? Pulin. Yes. Pulin is the Pulin is the giver. Underline करना है. Understood સર this? એક્ઝામમાં અગર મતલબ ખાલી આવું એક જ આપ્યું હોય કે રિસીવ્ડ કેશ ફ્રોમ પુલિન તો પછી બી માં શું લખવાનું? તો પણ સેમ જ લખવાનું, કેમ કે આપણને નથી ખબર કે પ્રીવિયસ શું ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ઓકે. ઓકે, થઈ શકે 2 મહિના પહેલા કંઈ આપણે વેચ્યું હતું એના પૈસા આપે છે, એવું પણ થઈ શકે. યુ વિલ सी going further कि we received cash from pulling towards a loan, તો એનું નામ તો લખવું પડશે ને. કોઈ પણ પૈસા આપણને આપે છે જે બાકી હતા, તો આપણે એનું નામ લખવું પડશે કે નહીં? હા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે here although we are recording the name, it is a cash transaction. Now question comes, confusion happens because sir અહીંયા પણ નામ છે ત્યાં પણ નામ છે, તો એ ક્રેડિટ કેમ આ કેશ કેમ? એની માટે કે ત્યાં છે ને આપણે સામાન આપી દીધો છે પણ પૈસા નથી મળ્યા, એટલે ઉધાર પર વેચ્યું છે. We have given goods on credit, that's why we call it a credit transaction. But wherever cash comes in, cash goes out, it is a cash transaction. For example, when you are giving fees in UWIL, should I record your name or not? कि आटली फीस આવી ગઈ તીથી આગળથી? Yes. It should be recorded. તો જ મને યાદ રહેશે ને કે કોની કેટલી ફીસ આવી. Understood this? Okay, is the doubt clear? All of you understood this concept now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, let's proceed. Let's go back to my whiteboard. Now, in this same transaction, now you all know, if it was given like this, wait, let me rub. If this transaction was only this much, sold goods of 10,000 to Ajay. Now, is this a cash or a credit transaction? Credit. You understood? Any doubt, all of you? Okay. Now, tell me, what if the transaction was only this? Sold goods of rupees 10,000. Is this a cash or a credit transaction? Cash transaction. Effect बनाना बहुत सिंपल है, सबको पता चल गया ये. Yes. Okay, now I'll explain you few service related transaction जिसमें मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए. Now सर म्यूट हो जाओ ना प्लीज. सर्विस रिलेटेड ट्रांजैक्शन में I'll give you a transaction. You also please write this transaction. Paid salary of rupees 12,000 to Virat. Now tell me, is this cash or a credit transaction? Cash transaction. कैसे पता चला? Because of the word paid. अब can I say, अच्छा what is salary? सबको पता है सैलरी क्या है? पगार. सैलरी कोई हमारे पेरेंट्स को क्यों देता है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स वो कंपनी में जाके काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, इसके लिए हम उनको पगार, कोई उनको पैसा देता है जिसको हम कहते हैं पगार. किसी कंपनी में जाके काम करना, उसके सामने जो पैसा मिला
उसको हम कहते हैं तनख्वाह या सैलरी या पगार। अंडरस्टूड दिस? इसमें किसी को कोई डाउट है? पगार એટલે શું ખબર પડી ગઈ? There is a employer and there is a employee. Employee is rendering services to the employer and employer is paying money to the employee. That money which the employer is paying to employee is known as Salary. सैलरी। समझ में आया सबको? Salary. समझ में आया कि हिंदी और गुजराती में फिर से एक बार समझाओ? हाँ सर, अंडरस्टूड। आ गया। Now, अब यहाँ पे पेड सैलरी यानी मैं कब बोल सकता हूँ कि मैंने पगार दिया? जब सामने वाले ने मेरे वहां काम किया है तभी मैं बोल सकता हूँ मैंने उसको पगार दिया। यू अग्री विथ मी? तो Yes. यहाँ पे काम करा लिया और पैसा दिया तो सर्विस कम्स इन एंड कैश गोज आउट। क्या मुझे उसका नाम लिखने का जरूरत है? क्या मुझे इसका नाम लिखना है विराट? नहीं। विराट मेरा फेवरेट बैट्समैन है, मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। नहीं नहीं, मुझे तो लिखना ही है। नहीं। नाउ ध्यान दो, नाम कब लिखना है? ध्यान दो प्लीज, ये अपने दिलो दिमाग में उतार लो। हम नाम यानी हु इज द रिसीवर, हु इज द गिवर तभी लिखेंगे जब हमें किसी से पैसा लेना बाकी है या किसी को पैसा देना बाकी है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. या फिर नाम तभी लिखेंगे कि पहले का पैसा बाकी था, वो अब हमें कोई दे रहा है या हम किसी को वो बाकी पैसा दे रहे हैं तो हमें नाम लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes. अब किसी को इसमें कोई डाउट है? इसमें मुझे नाम रिकॉर्ड करना नहीं है तो इफेक्ट ए बना लो फटाफट। व्हाट कम्स इन? यू राइट, हाँ यू राइट द राइट सर्विसेज कम्स इन। और ये सर्विसेज का नाम क्या है? इसको लोग क्या कहते हैं? ये जो कंपनी पैसा दे रहा है, हाँ ये सर्विसेज को हम कहते हैं सैलरी एक्सपेंस incurred. एंड इफेक्ट बी पेड है। पेड तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इफेक्ट बी लिख दिया तो पैसा दिया, फिर तुम्हें सोचना है कि पैसा दिया क्यों दिया, हमने विराट को पैसा क्यों दिया? क्या ये कोई लोन था? नहीं। क्या ये पहले का कुछ बाकी था? नहीं। हमने इसको पैसा दिया पगार यानी उससे काम कराया तो क्यों पैसा दिया? क्योंकि हमने सर्विसेज लिया। सो व्हाट कम्स इन? सर्विस कम्स इन। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what goes out? Cash goes out. Any doubt now? Is the concept clear? Yes, sir. Okay, now I'll write. Sir, I have a doubt. हाँ बोलो बेटा। સર પ્રણવ યર સર 22nd વાળું જે છે પક્ષીધ્વનનું એ તો વર્કશીટમાં હું આવું છું, વર્કશીટમાં આવું છું। હું પહેલા બેઝિક હા, રિવાઇઝ કરાવી દઉં પછી આઈ એમ કમિંગ ટુ વર્કશીટ। ઓકે, ઓકે સર, થેન્ક યુ most of the doubts તમારા પછી એમાં સોલ્વ થઈ જશે। I'll come to that. Now one thing you all must remember is because one of the student ने क्या किया था, इफेक्ट ए और बी लिखने में उसने रिवर्स कर दिया था। उसने बी में लिख दिया था व्हाट कम्स इन, जो गलत है। ओके, क्योंकि ए जो है वो तुम्हारा डेबिट है, बी जो है वो तुम्हारा क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट हमें फ्यूचर में करना ही है, ये इसका हम बेस बना रहे हैं। तो अगर तुम रिवर्स कर दोगे तो डेबिट हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा डेबिट।
तो इनकम हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, इनकम। किसी से पैसा लेना है तो उसके बदले गलती से ऐसा दिखाएगा कि हमें उसको पैसा देना है, तो प्लीज ये गलती मत करना। इफेक्ट ए विल ऑलवेज बी व्हाट कम्स इन, और इफेक्ट ए विल ऑलवेज बी हु इज द रिसीवर। Effect A will always be expense or loss incurred. ये लिख दो प्लीज। Effect B will always be what goes out or who is the giver, or income or profit on most important ये लिख लो, और इसको 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, 10,000 बार, जब तक तुम्हें ये याद नहीं रहता है ये तुम्हें लिखना है और रोज रिवाइज करना है। बिफोर यू राइट एनी ट्रांजैक्शन ये तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि ये तीनों में से ही कोई एक हो सकता है। व्हाट कम्स इन, हु इज द रिसीवर, या सर्विस कम्स इन। ओके, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंस और लॉस incurred. Effect B, what goes out, who is the giver, income or profit on. Is this clear? Yes. इसमें बिल्कुल रिवर्स नहीं करोगे। नाउ ऐसा रिवर्स क्यों हो जाता है, वो स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है। इसके लिए क्योंकि हमारे माइंड में जो पहले आया वो हमने पहले लिख दिया। मान लो हमारे माइंड में पहले आया व्हाट गोज आउट, दिया था सोल्ड गुड्स टू पुल इन, तो जैसे ही सोल्ड गुड्स तो दिमाग में ऐसा ट्यूबलाइट हुआ कि गुड्स गोज आउट, तो व्हाट गोज आउट, तो इफेक्ट ए में लिख दिया व्हाट गोज आउट। नहीं, ऐसा मत करना। अगर पहले व्हाट गोज आउट आया तो उसको भी बी में लिखना, दैट इज व्हाट गोज आउट। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? बाकी सबके वीडियोस बंद है। ओके, समझ में आ गया सबको? गिव अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, एनी डाउट नाउ? शुड आई प्रोसीड? शुड आई प्रोसीड नाउ? ओके, अब मैं आज तुम्हें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कल नोटिस किया कि कुछ लोगों को इसमें भी थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है। ये सबने लिख लिया है? Yes. Yes. Okay, now. Yes. Yes. Okay, now I am going to explain to you the concept of this word goods. Now, goods यानी क्या? अच्छा, ध्यान दो प्लीज। गुड्स यानी क्या? अब मान लो कि तुम आए यहाँ ओपी रोड पे और क्लासेस चालू हो गए। 11 से तुमने यहाँ क्लासेस चालू किए, तुमने यहाँ पे 11th किया, 12th किया, बीकॉम किया, सीए किया। एक लगाव सा हो गया इस क्लास और इस क्लासरूम के लिए, और ऑलमोस्ट लाइक स्कूल के बाद कोई जगह तुम रहे इतना ज्यादा तो वो यूविल था, जहाँ पे तुम 5 साल 6 साल तक पढ़े अलग अलग लेवल पे। ना तुम्हें कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ मेमोरी होना चाहिए यूविल का, तो तुम आए मेरे पास और तुमने कहा कि सर मैं वो बेंच पे बैठता था तो मुझे वो बेंच चाहिए, कितने में बेचोगे? तो क्या ये बेंच बेचना मेरा धंधा है? इज इट माई बिजनेस? No. No. No, sir. क्या मैं उसको ये बेंच दूंगा? मैं
No. Obviously नहीं No. होगा। तुम मैकडॉनल्ड्स रेगुलरली जाते हो, एग्जाम्पल है, ओके, रेगुलरली जाते हो, जंक फूड इज एक्सट्रीमली बैड फॉर हेल्थ, रेगुलरली जाना ही नहीं, पर तुम वहां जाके इतना खाते नहीं हो, पर किसी को मिलते हो, अपने फ्रेंड्स को ग्रुप बना दिया है तुमने, तो वहां पे रोज जाने का, बैठने का, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। अब तुम वो मैकडॉनल्ड वाले को बोलोगे कि मुझे ये टेबल खरीदना है, क्या वो तुम्हें ये टेबल बेचेगा? No. No, sir. क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस नहीं है टेबल खरीदना या टेबल बेचना। वो ऐसा बोलेगा कि आपको टेबल खरीदना है ऐसा, तो ये जो टेबल बना रहा है, जो इसका मैन्युफैक्चरर है, हम उसका नंबर आपको देते हैं, आप उसके पास से जाके खरीद लो। मैं ऐसा बोलूंगा कि ऐसा ही बेंच मैं तुम्हें बनवा के दूंगा, तुम्हारे घर पे रखना फॉर मेमोरी, मैं बेंच वाले का नंबर तुम्हें देता हूं। तो गुड्स यानी क्या? गुड्स फॉर एनी बिजनेसमैन और एनी बिजनेस आर दोज आइटम्स जिसका वो काम करता है, जिसको वो खरीदता है और बेचता है, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आई विल राइट अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड गुड्स, जो मैंने बनाया है तुम्हारे लिए इजी समझने के लिए। एनी आइटम traded or manufactured with an intention to earn profit are known as goods. Understood this? Yes. સર લખી લઈએ क्या? લખી લઈએ ડેફિનેશન Obviously, please લખી લો, હું તમારી રાહ જોઉં છું, તમને બીજા એક્ઝામ્પલ્સ આપવાના છે મારે. નાઉ લખી લેજો, હું एग्जाम्पल તમને બીજા समझाऊं। सी यहाँ पे हमारे ओपी रोड के बाजू में, क्लास के बाजू में हुंडई कंपनी का शोरूम है, ठीक है? तो हुंडई कंपनी के शोरूम में मैं गया और मैंने वहां पे गाड़ी देखा, नया आया हुआ क्रेटा, ओके, मैंने वो गाड़ी देखा, मैंने कहा गाड़ी तो अच्छा है, पर अगर तुम्हें गाड़ी खरीदना है तो क्या तुम वो गाड़ी चलाए बगैर खरीदोगे? तो मैंने उसको कहा कि मुझे ये गाड़ी चलाना है, तो उसने बोला ठीक है सर, बाहर हमारा एक टेस्ट ड्राइव कार पड़ा है। टेस्ट ड्राइव, वो कार के ऊपर भी लिखा हुआ होता है टेस्ट ड्राइव, ऐसा गाड़ी तुमने देखा है? ओके, नाउ Yes, sir. जो टेस्ट ड्राइव कार है, ओके, वो मैंने चलाया और मैंने उसको बोला कि હા શું ગાડી છે, आज गाड़ी મને આપી दो, વેચવી છે તમારે, क्या वो बेचेगा मुझे ये कार? वो बोलेगा ये मेरा टेस्ट ड्राइव कार है, ये कार बेचने के लिए है नहीं, इसको ये मैंने यूज करने के लिए यहाँ रखा है। इट इज नॉट फॉर सेल, इट इज नॉट एन आइटम विच आई हैव केप्ट टू सेल विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। अंडरस्टूड दिस? तो मेरे लिए ये टेस्ट ड्राइव कार मेरा गुड्स नहीं है, पर उसके अलावा जितना भी कार्स है वो सब मेरा गुड्स है। समझ में आया? समझ में आया? Now, is my voice audible now? Are you able to hear me? Yes, sir. I'll just write once again. Goods are
अगर लिखना बाकी है तो लिख लेना प्लीज. Goods are items traded or manufactured with an intention to earn profit. Now, as I was giving you example of a car dealer, तो कार डीलर के लिए कार्स आर गुड्स. नाउ अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसके लिए जितना भी प्रॉपर्टीज है वो उसके लिए गुड्स है, पर हमारे लिए वो असेट है. समझ में आया? अगर कोई ज्वेलर है, ज्वेलर, तो ज्वेलर के लिए ज्वेलरी गुड्स है, पर हमारे लिए वो असेट है. नाउ when a transaction is given like this, sold furniture of rupees 10,000 to Santosh Furniture Mart. Now sold furniture है, इसका मतलब कि फर्नीचर, हमारा जो दुकान में फर्नीचर था उसको बेचा. उसको क्यों बेचा? क्योंकि वो काफी टाइम से पड़ा था, वो खराब हो गया, यूजलेस हो गया. उसको बेच के प्रॉफिट नहीं कमाना है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर पे फ्रिज है, टीवी है, वो पुराना हो गया, तुमने बेच दिया, तो क्या वो तुम्हारा बिजनेस हो गया खरीदना बेचना? तो वैसे ही बिजनेस में फर्नीचर पड़ा था, वो मैंने बेचा. तो यहाँ पे सोल्ड फर्नीचर है, तो व्हाट गोज आउट, इसमें यू आर नॉट सपोज टू राइट goods goes out, you have to write furniture goes out. क्यों यहाँ पे goods नहीं यूज करेंगे? क्योंकि ये हमारा बिजनेस नहीं है खरीदना या बेचना. अगर हम फर्नीचर के डीलर है, ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्नीचर के डीलर है तो हमारे लिए गुड्स है, तो हम लिख सकते हैं गुड्स गोज आउट. पर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसके लिए हमने लिखा फर्नीचर गोज आउट. किसको बेचा? ये संतोष फर्नीचर मार्ट को. सो हु इज द रिसीवर? संतोष फर्नीचर मार्ट इज द रिसीवर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. उसका कंसेप्ट क्या है, पता चला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, सर, अब बोलो. पर अगर सेंटेंस उल्टा होता तो भी हमने फर्नीचर खरीदा. आज मैंने एसी खरीदा, कंफर्ट ओम इंजीनियरिंग से मैंने एसी खरीदा. परचेज एन एयर कंडीशनर ऑफ ₹50,000 फ्रॉम ओम इंजीनियर्स. तो वो एसी कोई मेरा गुड्स नहीं है. सागर सर यहाँ पे एसी खरीदते बेचते नहीं है भाई. यहाँ पे मेरा काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोचिंग रिलेटेड, ट्यूशन सर्विसेज. ओके, तो सेम रहेगा. एसी कम्स इन, ओम इंजीनियर्स आर द गिवर्स. ख्याल आयो? सर, हाँ बोलो. सर हमें स्टोर के भी नेम लिखना जरूरी है? इसमें अगर कोई दुकान का नाम हुआ हाँ, तो उसे मतलब हु इज द रिसीवर, उसमें वो हमें क्यों लिखना है यहाँ पे हेमा? क्योंकि देखो, अच्छा हुआ तुमने ये डाउट पूछा, क्योंकि यहाँ पे है ना, सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 टू संतोष फर्नीचर मार्ट है, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि उसने हमें पैसा दिया और उसका नाम दिया है. इसके लिए हमें उसका नाम लिखना पड़ा. पता चला हेमा? हेमा, सर पता चला. अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा होता है फॉर कैश, तो फिर हम उसका नाम लिखते. सर पता चला. ओके, पर मैं आगे बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता सोल्ड फर्नीचर ऑफ 10,000
टू SFM फॉर कैश, तो फिर हम उसका नाम लिखते नहीं। पता चल गया? इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, नाउ ये आई थिंक प्लीज हो गई है ना? Okay, now I'll teach you a very interesting concept today. एक मिनट हाँ। Hema, you understood the concept? Yes, sir. Okay, now today I'm going to teach you bank related transactions. ध्यान दो please. Now, what are bank related transactions? ध्यान दो please. Now, आजकल everyone, even the government is telling us कि कैश रखो नहीं, कैश रखो नहीं, कैश घर पे रखना नहीं चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन कम करो। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज जनरली थ्रू बैंक, और इवन हमारे पास भी कुछ पैसा है तो डायरेक्टली हम भी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बहुत कम कैश लोग आजकल कैरी करते हैं। तो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में क्या हमें सीखना है वो आज हम देखेंगे कि नाउ बिजनेस जो है, ये जो बिजनेस है वो क्या करता है, वो बैंक में जाके अकाउंट ओपन करता है। तो हम फॉर एग्जांपल मैं ओनर हूं, तो मैं गया बैंक में और मैंने मेरे बिजनेस का अकाउंट बैंक में ओपन कराया। तो ट्रांजैक्शन ऐसा दिया है कि ओपन एन अकाउंट हर्ष म्यूट हो जाओ। ओपन एन अकाउंट विथ ICICI Bank by depositing cash ₹5,000. Now, तुम लोगों का बैंक अकाउंट है? तुम में से कितने लोगों का बैंक अकाउंट है? दीप, ओके। बाकी सबका अकाउंट नहीं हो तो खुला लो प्लीज। ओके, इट विल रियली हेल्प यू। ओके 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 ओके, नाउ ओके, नाउ बैंक अकाउंट जो हमें खुलाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम कैश लेके गए 5,000 रुपीज। ओके, बैंक में गए, बैंक ने बोला फॉर्म भर दो, तो हमने फॉर्म भर दिया और हमने वो 5,000 बैंक में जमा कर दिए, यानी बैंक को हमने दे दिए। अब यहां पे एक इफेक्ट मुझे बता सकते हो क्या आएगा? एक कैश गोज आउट। कैश गोज आउट, हमारे पॉकेट में जितना भी कैश था वो बाहर चला गया। सो इफेक्ट बी इज व्हाट गोज आउट। तो वी विल से कैश गोज आउट। अंडरस्टूड दिस? नाउ अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने बैंक में रुपया रखा है तो वो कहीं रिकॉर्ड करेंगे या भूल जाएंगे कहाँ पे कौन कौन सी बैंक में पैसा रखा है? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कैश हमारा किसके पास पड़ा है। समझ में आया ये? तो इफेक्ट ए मुझे बताओ।
Who is the receiver? Bank is the receiver. Very good. Who is the receiver? Bank is the receiver. Very good. Bank is the receiver. ये सब I hope तुम लोग लिख रहे हो. Who is the receiver? Bank is the receiver. Please लिख लो. Should I wait? Yes, sir. Yes, sir. Sir, wait. Okay. Writing. Now इसमें ऐसा है कि तुम्हारे पास जो पैसा आया, कैश है, बिजनेस में कैश आया, हमने कुछ बेचा, कैश आया, तो हम ऑब्वियसली कैश बिजनेस में नहीं रखना चाहते, क्योंकि कैश इज अ वेरी लिक्विड असेट, और अगर चोरी होता है तो सबसे पहले कैश ही चोरी होता है. तो हम बैंक में गए, 5,000 रुपीज लेके बैंक में ये पैसा डिपॉजिट किया हमने, तो अब हमें लिखना तो पड़ेगा ना ये 5,000 हमारा कहाँ गया, किसको दिया. तो इफेक्ट बी इज कैश गोज आउट, इफेक्ट ए इज उसका नाम लिखना पड़ेगा, कौन सी बैंक में हमने पैसा जमा किया या कहाँ पे हमने पैसा रखा. तो वी से बैंक इज द रिसीवर. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? सर, हाँ, बैंक का नाम नहीं लिखने का इधर. लिख सकते हो, पर अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर एक ही बैंक है तो जनरली नाम नहीं लिखते, बट लिख सकते हो. रियल लाइफ में ऑलवेज यू शुड राइट द नेम. ओके, यहाँ पे अभी हम सिर्फ कंसेप्ट कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग बैंक इज द रिसीवर. यू कैन राइट ICICI बैंक इज द रिसीवर. एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ come to my worksheet, please. Come to page number 8. Come to page number 8. Now, यहाँ पे can you see this check, all of you? सबने चेक देखा है अपनी लाइफ में? Yes. Yes. नहीं देखा है तो अभी देख लो. Now, चेक में क्या लिखा हुआ होता है? चेक में ऐसा लिखा है कि नेम ऑफ द बैंक, की ये HDFC बैंक का चेक है. इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है पे, किसको पे करना है, तो वी राइट द नेम. से फॉर एग्जाम्पल पे सागर देसाई. ओके, और बेरर या धारक को. ओके, नाउ डेट, वी राइट द डेट, फॉर एग्जाम्पल 24th July 2020. रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल रुपीज 10,000. वी राइट ओनली. इसके लिए लिखते हैं कि कोई 10,000 के आगे कुछ और नहीं लिख दे. 10,300, 10,900. यहाँ पे भी राइट 10,000, और हम ऐसा कर देते ताकि कोई ऑल्टरेशन नहीं करे. नाउ इसके बाद अकाउंट नंबर होता है यहाँ पे. नाउ उसके बाद जिसका भी ये बैंक में अकाउंट है वो साइन कर देगा. ठीक है. नाउ ये एक चेक है. अब तुम्हारा जो बिजनेस है उसका बैंक में अकाउंट है, तो तुम्हारे पास एक चेकबुक है. अब ये जो तुम्हारे पास चेकबुक है, पेमेंट करने के लिए तुम ये चेक लोगों को दोगे. ओके, आजकल तो सिर्फ चेक नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी होता है, पर अभी हम चेक की बात करते हैं. ऑनलाइन में हम अभी ऑनलाइन इंटरनेट ट्रांजैक्शन में अभी जाते नहीं है. तो चेक में ऐसा सब लिख दिया, तुमने चेक दिया. नाउ ये जो चेक जनरली हम देते हैं उसको हम ऐसे 2 लाइंस करके क्रॉस कर देते हैं. तो मुझे बताओ, जब हम ये चेक किसी को देते हैं तो हमारा पैसा बैंक से जाता है या कैश बॉक्स से जाता है? पैसा कहाँ जाता है? सर अकाउंट से जाते हैं. कहाँ से? अकाउंट से. अकाउंट हमारे अकाउंट से तुम्हारे पेरेंट्स ने आके यहाँ पे मुझे चेक दिया, तो पैसा उनके बैंक अकाउंट से गया, उनके पॉकेट से कोई कैश गया नहीं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यू हैव एनी डाउट इन दिस?
No. No. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो चेक्स है ना, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के चेक्स है. आई विल राइट फॉर यू नाउ. चेक्स जो है उसमें देर आर टू टाइप्स. इज अ बेरर चेक एंड अदर इज अ क्रॉस या अकाउंट पेई चेक. Now, what is a bearer check? Now, bearer यानी क्या? Can anyone tell me bearer यानी क्या? यस सर. सर बेरर चेक ऐसा चेक होता है जो हम किसी को भी दे सकते हैं, और जो क्रॉस चेक ऐसा होता है कि हम ऐसे 2 लाइंस करके एसी पे लिखते हैं तो वो चेक उसको ही मिलता है, किसी और को नहीं जा सकता. Very good. तो पहले से किसी को बेरर चेक दिया तो वो डायरेक्टली जाके उसको कैश में कन्वर्ट कर देगा. यस. बेरर चेक वो चेक होता है जहां पे ऐसे क्रॉस नहीं किया जाता है. ओके, जैसे कि यहाँ पे ये क्रॉस नहीं है, ठीक है, ऐसा लिखा है पे टू सागर देसाई अ सम ऑफ ₹10,000 और बेरर. यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया है. तो सागर देसाई को जैसे ये चेक मिलेगा, सागर देसाई उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेगा, सीधा जाएगा बैंक में, चेक देगा और कैश ले लेगा. समझ में आ गया? समझ में आ गया ये बेरर यानी क्या? Yes, sir. होल्डर. होल्डर यानी जिसके हाथ में है उसको पैसा मिलेगा. गॉट इट? नाउ बिजनेस में बेरर चेक आइदर यू रिसीव और यू गिव, इजंट इट? या कोई तुम्हें बेरर चेक दे रहा है या तुम किसी को बेरर चेक दे रहे हो. एनी डाउट इन दिस? नाउ अगर बिजनेस को बेरर चेक मिला तो कैन आई से इट इज जस्ट लाइक कैश. सो कैन आई से कैश कम्स इन, क्योंकि वो चेक लेके सीधा बैंक में जाऊंगा मैं दौड़ता हुआ और उसको कैश में कन्वर्ट कर दूंगा. अंडरस्टूड दिस? यस सर. अच्छा, तुम ये मानो बेरर चेक बहुत रिस्की है? यस सर. क्योंकि क्रॉस चेक रिस्की नहीं होता. बेरर बन गया. इट्स जस्ट लाइक करेंसी नोट. यहाँ से मैंने नीचे 500 का नोट डाल दिया, जिसके हाथ में आ गया वो उसका हो गया. तो बेरर चेक बहुत डेंजरस होता है, पर किसी को फंड्स का बहुत जरूरत है तो हम उसको बेरर चेक दे देते हैं. तो वो जाता है बैंक में, चेक देके तुरंत कैश ले लेता है. नाउ when we give a bearer check, what happens? मान लो तुम्हारे पेरेंट ने या तुमने यूविल में आके एक बेरर चेक दिया, तो तुम्हारे लिए ये पैसा तुम्हारे कैश बॉक्स से गया, पॉकेट से गया या बैंक से जाएगा? बैंक से. बैंक से. कैन आई से ये पैसा बैंक से जा रहा है तो बैंक इज द गिवर. कैन आई से दिस? Yes. Yes. Can I say this? All of you understood this? यस. Okay. Now, bearer check मिला तो cash comes in. Bearer check दिया तो bank is the giver. Got it, all of you? Yes. समझ में आया? I can say this way also. Bearer check मिला तो cash balance increase. Bearer check किसी को दिया, we give or we issue, तो बैंक बैलेंस गोज डाउन. समझ में आया ये कंसेप्ट? Yes, sir. अकाउंट पेई में क्या होता है? व्हेन वी रिसीव अ अकाउंट पेई चेक, ये सब तुम्हें लिखना है, एरो बनाया है वो. व्हेन वी रिसीव अकाउंट पेई चेक, मुझे बताओ कैश बैलेंस बढ़ेगा या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा? Bank balance. बैलेंस बढ़ेगा. तो इफेक्ट ए, who is the receiver? बैंक बैलेंस बढ़ा, Bank is so बैंक is the bank is receiver. understood this? Yes. When I give or I issue a cross check,
तो मुझे बताओ क्या इफेक्ट आएगा इसका? बैंक इज द गिवर। वेरी गुड, बैंक इज द गिवर। लिख लो ये फटाफट। अब याद क्या रखना है? अच्छा, सिर्फ ऐसा दिया है ट्रांजैक्शन में, चेक मिला तो हमें ऐसा मानना है कि वो एक अकाउंट पेई या क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक, अकाउंट पेई चेक का मतलब है कि इसको चेक बैंक में जाके डिपॉजिट करना ही पड़ता है। समझ में आया सबको? इसको हम बैंक में जाके बोलेंगे कि पैसा दो मुझे, तो बोलेगा नहीं मिलेगा सागर देसाई, तुम्हें ये चेक तुम्हारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस? तो कहना से तुम लोगों का अगर बैंक अकाउंट है और तुम किसी को भी चेक दे रहे हो, चाहे वो क्रॉस है चाहे वो बेरर है, पैसा तो तुम्हारे बैंक से ही जाएगा। पर तुम्हें चेक मिला तो अगर बेरर है तो कैश कम्स इन हो जाएगा, क्योंकि उसको तुरंत तुम कैश में कन्वर्ट कर दोगे। और तुम्हें कोई चेक क्रॉस मिला तो तुम्हारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें उसे बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस? ओके, नाउ अगर तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है तो एक बार चेकबुक देखना, ताकि तुम्हें रियल फील ऑफ चेक पता चले क्या है, और उसमें वो और बेरर भी लिखा हुआ होता है। हैव अ लुक, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। नाउ we go to our worksheet. Worksheet number 2 में 19th transaction, 20th transaction. Now will you be able to do the 20th transaction? सर एक बार 19 पॉज करके दिखाओ। So sorry? 19। अरे करता हूं मैं 19, रुक जा, कल का होमवर्क में डिस्कस करता हूं भाई, अभी इस पे ध्यान दो। मैंने कहा है, मैंने कमिट किया है तो वो होगा ही, डोंट वरी। कौन है 19 कौन कर रहा है? केनो डाउट है भाई 19? परम तारो? यस सर। हाँ परम, आવું છું ભાઈ, હજી હું કઈ જતો રહ્યો છું, અહીંયા જ છું। અત્યારે 20th તમે કરી શકશો, એના બે ઇફેક્ટ આપો મને। ઓપન ધ બેંક અકાઉન્ટ વિથ ICICI બેંક નું। હવે તમને એક મિનિટ થી, you have to read the transaction and you have to understand. You open the account with 10,000 means you gave 10,000 to ICICI. Done, sir. So what goes out? Cash goes out. Who is the receiver? ICICI Bank, or bank is the receiver. Is this clear? Now, decided to increase monthly salary क्या आएगा? नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, 22nd पेड सेल्स टैक्स 2000। तो सेल्स टैक्स क्यों भरते? अभी तो सेल्स टैक्स नहीं रहा, जीएसटी आ गया, पर कोई भी टैक्स क्यों भरते सरकार को? क्योंकि सरकार हमें बेनिफिट देता है, ऐसा सरकार कहता है। अब वो लोगों के ऊपर है कि उनको क्या बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पे व्हाट कम्स इन? सर्विस कम्स इन और सेल्स टैक्स एक्सपेंस इनकर्ड कैश गोज आउट। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये तुम्हें घर पे करना है, अभी तो घर पे ही हो, सो होमवर्क में करना है। क्रॉस चेक of rupees 2000 was received from अभिषेक। अब क्रॉस चेक 2000 का मिला अभिषेक से, तो मुझे बताओ ये चेक लेके तुम किधर भागोगे? सिद्धार्थ? बैंक बैंक में। तो कहना से ये बैंक को डायरेक्टली तुम ये चेक जाके डिपॉजिट कर दोगे। तो हु इज द रिसीवर? बैंक। कहना से बैंक बैलेंस इंक्रीज। Yes. तो याद रखना, बैंक में पैसा बढ़ा तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक में पैसा कम हुआ तो बैंक इज द गिवर। अच्छा, इफेक्ट भी क्या आएगा? चेक किसने दिया उसका नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं?
Abhishek is giver. अभिषेक इज द गिवर. अब मुझे बताओ ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? चेक ट्रांजैक्शन. नो, ये कैश ट्रांजैक्शन है. क्योंकि whenever money comes in or money goes out, it's a cash transaction. Cash in accounts also includes bank. Online transfer. Is this clear? तो दोनों में से कोई भी कैश या बैंक आया तो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. समझाई गયું બધાને? ઓકે. 24 તમે વાંચો અને ટ્રાય કરો અને મને કોઈ ઇફેક્ટ આપો. A bearer check of 3500 was received from Lara. બોલો તારા રારા. હેલો સર. યા સર જે ફ્લો ચાર્ટ હતું સર જે ફ્લો ચાર્ટ હતું તે એક વખત બતાવો. કનેક્ટિવિટી ઇશ્યુ થી ને એ થયું મેં લખ્યું નથી. તને રેકોર્ડિંગ મોકલી દઈશ, તું જોઈ લેજે એમાં, કેમ કે ફ્લો ચાર્ટ થી તો ઘણો આગળ આવી ગયો છું હું થોડી વાર પછી એવું તને બતાવું. હમણાં આ ટ્રાન્ઝેક્શન કરને પ્લીઝ. ઓકે સર. A bearer check of 35 लारा ने जैसा क्या लेने भागा में? कैश. कैश. कैश सर. कैश. इफेक्ट ए. Cash comes in. Cash comes. Cash comes in. What is effect B? Who is the giver? Lara is the giver. हमें लारा से पैसा लेना था. लारा ने बेरर चेक दिया तो हम बैंक में गए और कैश ले लिया. बिजनेस में कैश आ गया तो कैश कम्स इन. पर ये कैश किसने दिया? अब ऐसा मत लिखना कि बैंक इज द गिवर. उसके बैंक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मुझे किससे फर्क पड़ता है? लारा से. लारा is the giver. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Now, डिविडेंड मैं तुम्हें कल कराऊंगा. तो ये डिविडेंड 25th अभी तुम आज मत करना. होमवर्क में पूरा कंसेप्ट है डिविडेंड का. अगर ट्राई कर सकते हो तो करना, अदरवाइज कल सिखाऊंगा ये कंसेप्ट. 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस कर सकते हो. शेयर्स कम्स इन. और अभी हम बैंक ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं. प्रैक्टिकली शेयर्स सिर्फ चेक से ही खरीद सकते हैं. तो आज तुम करोगे टिल 30. अच्छा, इनफैक्ट अब तो वीकेंड आ गया है, तो अब वीकेंड में तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें होमवर्क लिख के देता हूं. नाउ चलो कल के होमवर्क में चले जाते हैं. किसको क्या क्या डिफिकल्टी हुआ मैं एक बार सारे ट्रांजैक्शन रिविजिट कर लेता हूं. हमने कहां से दिया था मैंने? ओके. नाउ सोल गुड्स टू काजोल. आई थिंक सबने ये करेक्ट किया ही था. इसमें किसी को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं था. तो आई विल जस्ट गिव यू द 2 इफेक्ट्स फटाफट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. सो यहाँ पे सोल गुड्स टू काजोल 1000 credit transaction. Kajol is the receiver. Goods goes out. Bought goods from Arjun. अच्छा, तुम्हें लगे कि कहीं पे तुम्हें explanation चाहिए तो you tell me to stop. I will explain. Bought goods from Arjun 30,000. Goods comes in. Arjun is the giver. Sold goods of 2,000 to Aman and received cash. मुझे ये अमन का नाम लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं लिखना चाहिए. क्यों? क्योंकि कैश मिल गया भाई. सामान बेचा, कैश आ गया. तो अमन को मैं जानता हूं, पर मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डायरी में उसका नाम लिखूंगा नहीं, क्योंकि कुछ भी बाकी है नहीं. इज दिस क्लियर? सो कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट. Paid for railway freight, rupees 100. Now paid, cash transaction, railway freight expense incurred, cash goes out.
paid electricity bill 2000, electricity expense incurred, cash goes out, received interest, many student had, हाँ बोलो, इसमें सर्विस कम्स इन आएगा ना? हाँ सर्विस कम्स इन, पर मैंने नाम बोल दिया सर्विस का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकर्ड. नाउ 6th में कुछ स्टूडेंट्स ने ब्लैंक रखा था और कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट गलत किया. अब ध्यान दो, रिसीव्ड है, रिसीव्ड यानी क्या आया हमारे पॉकेट में? कैश. What comes in? कैश कम्स इन. अब कैश क्यों आया? किसी ने हमको ब्याज दिया, कोई ब्याज हमें क्यों दे रहा है? हमने उसको कुछ बेनिफिट दिया होगा इसके लिए. सो व्हाट गोज आउट? सर्विस और बेनिफिट गोज आउट. आई यूज द वर्ड बेनिफिट. इकोनॉमिक बेनिफिट हमने उसको दिया, लोन दिया है. बेनिफिट गोज आउट and I will write interest income on. Got it, all of you? Yes, sir. Okay, now 7th में purchase stationery from Dinesh Stationery Mart. तो यहाँ पे गुड्स मत लिखना, स्टेशनरी ही लिखना. ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि नाम दिया है दुकान का, पर कोई डिटेल नहीं दिया है कि पैसा दिया कि नहीं. सो स्टेशनरी कम्स इन, दिनेश स्टेशनरी मार्ट इज द गिवर. नाउ मुझे है ना बहुत ही शॉकिंग लगा जब मैंने 8th ट्रांजैक्शन देखा, क्योंकि 8th ट्रांजैक्शन में लोगों ने 2 इफेक्ट दिया. अब तुम इसमें मुझे बताओ 2 इफेक्ट कैसे दे सकते हो? ऐसा लिखा है कि खरीदा, हमने बेचा. तो जिनका ये गलत था उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पता चल गया, सही क्या है पता चल गया. यस. ओके, तो अब ये गलती प्लीज मत करना. ओके, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम विकी टू सप्लाई गुड्स. वी हैव नॉट येट सप्लाइड गुड्स. Then we have done now paid salary to Munim 5000. अब मुनीम का नाम लिखना है मुझे, मुनीम का नाम लिखना है मुझे. क्या कुछ बाकी है? नहीं, कैश. Salary expense include service comes in, cash out. Clear? Is this clear? Yes, sir. Okay. Now shop rent to Dhruvin 1500. बताओ मुझे क्या इफेक्ट दिया इसका सबने? Shop rent expense, cash goes out. Yes, shop rent expense incurred, cash goes out. हमें ये ध्रुविन का नाम रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है. समझ में आया सबको? ओके. परचेज फर्नीचर हमने ऑलरेडी कर दिया फ्रॉम संतोष फर्नीचर मार्ट. नाउ 14th, 15th, 16th ऑल सिंपल. 17th, अब ये 17 में मुझे पता नहीं क्यों लोगों ने मिस्टेक किया. नाउ परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम युवराज. मुझे लगता है युवराज किसी का फेवरेट क्रिकेटर है, तो नाम लिख दिया. दिल आ गया तो नाम लिख दो. ओके, नाउ यहाँ पे कैश है तो युवराज का नाम लिखना है? नहीं. लिखने की जरूरत No, sir. नहीं है. तो गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट. नाउ 19, मुझे ये बताओ 19 का इफेक्ट क्या आएगा? Suraj is receiver. गुड्स गोज आउट. रिसीवर, फिर Goods goes out. goods goes out. Understood this? Yes. Now Yes, sir. accept dividend. Okay, and worksheet 3 में, yes, very interesting. Worksheet 3 में you will be able to do till, अब तुम्हारे पास सैटरडे है, संडे है, तुम्हारे पास 2 full days है. Let me give you some good ones for practice.
ओ माय गॉड, इतने सारे हैं, दे दूं सब? सर स्कूल का भी हाँ, मुझे लगा किसी ने रेजिस्ट एक जान लोगे क्या? जान नहीं, मैं तुमसे मार्क्स लूंगा। मार्क्स तो दे सकते हो ना? हाँ सर। ओके, नाउ 3 में 20, मैं आई विल गिव यू द होमवर्क, होल्ड ऑन। 20 नहीं 21, वेट। सर हम आपको मार्क्स कैसे दे सकते हैं, आप हमको देंगे? अरे तुम स्कूल में लाओगे, बोर्ड एग्जाम में लाओगे, सीए कोर्स में लाओगे, बीकॉम में लाओगे, बीबीए में लाओगे, तो that is your result is basically what I want from all of you, isn't it? Yes sir. Okay. Now चलो, आज तुम प्रैक्टिस क्या करोगे, मैं तुम्हें लिख के देता हूं so that तुम भूल नहीं जाओ। Now you have to write transaction, economic transaction, non-economic transaction, cash transaction, credit transaction, capital, drawings, assets में डिफरेंट टाइप्स है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक सिखाऊंगा। ओके, अभी सिर्फ नॉर्मल असेट यानी क्या, लायबिलिटीज, गुड्स, ये सब टर्मिनोलॉजीज तुम्हें लिखना है विद एग्जांपल। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल में वर्कशीट, सर ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में से लिखनी है? टेक्स्ट बुक में से लिखोगे तो भी चलेगा और मेरे मटेरियल से लिखोगे तो भी चलेगा, और तुम्हारे वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा। वर्कशीट 2 में यू डू ट्रांजैक्शन नंबर 19 तक किया था ना तुमने, 22, 30 and worksheet 3 उसमें यू डू ट्रांजैक्शन 1 to 21। ये है तुम्हारा आज का होमवर्क સર 21 સુધી। या કેમ કે કનેક્ટેડ છે સર હા। આજે તો વર્કશીટ 2 નું સબમિટ કરવાનું છે ને ખાલી? આજે નહીં, તમારે હવે કાલે સબમિટ કરવાનું હશે। હા, એટલે 20 to 30 જે છે એ કાલે 12 PM પહેલા મોકલી દેવાનું છે। या અને વર્કશીટ 3 સન્ડે 12 PM પહેલા। यस ઓકે, સંડે આપી દો ને હવે આખો। एक જ મિનિટ